डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम। पिछली 2 वीडियो में हमने रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न के बारे में पढ़ा था। जो बिलेटेड रिटर्न था उसका मीनिंग था कि जो टाइम लिमिट थी जब उसके बाद रिटर्न फाइल किया जाए, लेट रिटर्न फाइल किया जाए, उसे बिलेटेड रिटर्न बोला जाता था। और जो रिवाइज रिटर्न था उसका मीनिंग क्या था कि मान लो किसी एसएससी ने कोई रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ ना कुछ कमियां थी, या फिर कुछ रह गया था उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन डालनी, तो इस वजह से वो अपने रिटर्न को रिवाइज करके उसे दोबारा से ठीक करता था, तो इसलिए उसे रिवाइज रिटर्न बोला गया। लेकिन यहाँ पर जो ये 3rd नंबर पर आता है डिफेक्टिव रिटर्न, इसका मीनिंग क्या है, इसको यहाँ से इस वर्ड से ही क्लियर करो। डिफेक्टिव का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है उसके अंदर, कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन यहाँ पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि जब एसएससी ऑफिसर आपके द्वारा भरे गए रिटर्न को डिफेक्टिव बोल देता है, डिफेक्टिव कंसीडर कर देता है, तभी उसे डिफेक्टिव रिटर्न बोला जाएगा। अब जो ये डिफेक्टिव रिटर्न है इनकम का, इसे सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। तो ये वो रिटर्न होता है जो असेसी ने, मतलब कि टैक्स पेयर ने फाइल तो किया था रिटर्न, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कमियां थी उस रिटर्न के अंदर, इस वजह से उसे डिफेक्टिव कंसीडर कर दिया था। तो अब इसकी टाइम लिमिट क्या होगी, क्योंकि ये रिटर्न अब डिफेक्टिव कंसीडर हो चुका है, तो अब इसको ठीक करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए भी कोई ना कोई टाइम लिमिट होगी। तो अब इसकी जो टाइम लिमिट है वो क्या है, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा टैक्स पेयर को 15 डेज का टाइम दिया जाता है कि वो अपने डिफेक्टिव रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकता है। जो ये 15 डेज होंगे ये कब से माने जाएंगे, फ्रॉम दी डेट ऑफ इंटीमेशन, जब उसने रिटर्न फाइल किया था तब से लेकर 15 दिन, अगले वाले 15 दिन, जब रिटर्न फाइल किया था उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसे, अगर उसका रिटर्न डिफेक्टिव कंसीडर हो जाता है तो उसे रेक्टिफाई करके देना होगा। लेकिन अब जो ये टाइम लिमिट है 15 डेज की, इसे एक्सटेंड भी कर सकता है असेसिंग ऑफिसर, लेकिन इसके लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर जो असेसी है वो असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देता है कि उसका जो 15 डेज का टाइम पीरियड है रेक्टिफाई करने का, उसे एक्सटेंड कर दिया जाए, उसे बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर एप्लीकेशन में कोई वैलिड रीज़न होगा 15 डेज को एक्सटेंड करने का, तो तभी असेसिंग ऑफिसर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। तो अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो वो 15 डेज ही माने जाएंगे, उन्हीं के अंदर रिटर्न फाइल करना होगा रेक्टिफाई करके। लेकिन अगर किसी केस में वैलिड रीजन था तो एप्लीकेशन दी अगर टैक्स पेयर ने, तो असेसिंग ऑफिसर उसे बढ़ा सकता है, 15 डेज से आगे कर सकता है। बट अगर किसी केस में जो असेसी था उसने 15 डेज के अंदर वो रिटर्न रेक्टिफाई करके फाइल नहीं किया, या फिर अगर उसने अपना टाइम लिमिट एक्सटेंड करवा ली थी, 15 डेज से ज़्यादा करवा ली थी, अब उसने ज़्यादा टाइम में भी वो रिटर्न रेक्टिफाई करके नहीं दिया, तो अब ये असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है कि वो उस रिटर्न को कैसे कंसीडर करेगा। वो इस रिटर्न को इनवैलिड रिटर्न भी ट्रीट कर सकता है अगर जो एक्स्ट्रा टाइम लिमिट दी गई थी उसके अंदर वो रिटर्न फाइल ना किया जाए, मतलब कि वो रेक्टिफाई करके फाइल ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन अब ऐसे भी दी गई है कि अगर जो असेसी है उसने टाइम लिमिट थी जो, उसके एक्सपायर होने के बाद में रिटर्न फाइल किया है, अपना जो डिफेक्टिव रिटर्न था उसको बाद में रेक्टिफाई किया है, और यहाँ पर भी अगर उसके डिले होने के कुछ जेन्युइन रीज़न थे, तो इस केस में भी असेसिंग ऑफिसर उसको वैलिड रिटर्न मान सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, अगर मतलब कि एक्सपायरी के बाद टाइम लिमिट जो जितनी दी गई थी, जैसे कि 15 डेज़ की टाइम लिमिट थी एक तो, और दूसरा क्या था कि एप्लीकेशन के थ्रू इस लिमिट को एक्सटेंड किया जा सकता था। अगर वो लिमिट एक्सटेंड भी करवा ली लेकिन उस टाइम पीरियड में भी वो रिटर्न फाइल नहीं किया तो वो इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर एसएससी उसके बाद उस रिटर्न को फाइल करता है टाइम लिमिट की एक्सपायरी के बाद, और उसकी डिले होने का कोई जेन्युइन रीज़न था, तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर उस रिटर्न को वैलिड रिटर्न मान सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कुछ कंडीशन दी गई हैं कि किन किन रीजंस की वजह से एक रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। यहाँ पर कौन कौन सी वो पॉइंट्स हैं जिनके मिस होने पर रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट तो है एनेक्सर कॉलम्स, या फिर रिटर्न की कुछ स्टेटमेंट्स जो इनकम को कंप्यूट करने से रिलेटेड है या टोटल इनकम से रिलेटेड है, वो भी ड्यूली फाइल करवाई जानी चाहिए जब हम रिटर्न को फाइल करते हैं। अगर ये नहीं होगी तो तब भी असेसिंग ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन के मिस होने पर भी रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न कंसीडर कर सकता है। सेकंड है कि स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल,
जहाँ से आपने आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया था, उसको कंप्यूट किया था, तो वो स्टेटमेंट भी इसके साथ अटैच होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 44A(b), तो वो जो रिपोर्ट होगी ऑडिट रिपोर्ट, वो भी असेसिंग ऑफिसर को देनी चाहिए जब हम रिटर्न को फाइल करते हैं। लेकिन अगर किसी केस में जो ऑडिट की रिपोर्ट थी वो पहले ही फाइल कर दी, मतलब कि रिटर्न को फाइल करने से पहले ही अगर ऑडिट की जो रिपोर्ट थी वो फाइल करवा दी, तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न के साथ में उस रिपोर्ट की कॉपी को सेंड करना पड़ेगा, तभी उसे वैलिड माना जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ है, ये TDS और TCS का केस है कि अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कोलेक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इनमें से कुछ भी किया गया है तो उसका जो प्रूफ होगा वो भी रिटर्न के साथ अटैच किया जाएगा। तो फर्स्ट तो यहाँ पर ये प्रूफ अटैच करना है इनका, लेकिन यहाँ पर सेकंड दिया गया है कि TDS और TCS से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर किसी केस में TDS और TCS का जो प्रूफ है वो साथ में नहीं लगाया गया रिटर्न के, तो इस केस में डिफेक्टिव रिटर्न उसे नहीं माना जाएगा। यहाँ पर दे दिया कि वो रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये प्रूफ नहीं लगाए गए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और दे दी कि अगर किसी केस में नहीं होगा तब भी उसको डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर वो दो कंडीशन कौन सी है कि एक तो कंडीशन यहाँ है जहाँ पर आपको TDS या TCS का अपने आपका जो अगर TDS कटा हुआ है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट ही रिसीव नहीं हुआ, तो इस केस में आप उसे क्या प्रूफ प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ पर आपको प्रूफ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड कि अगर आपने इस टाइप का कोई सर्टिफिकेट पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है असेसिंग ऑफिसर को, मतलब कि असेसमेंट ईयर ख़त्म होने से 2 ईयर पहले कोई आपने इस टाइप का डॉक्यूमेंट, इस टाइप का प्रूफ, इन सब चीज़ों का प्रोवाइड किया है, तो इस केस में भी आपको दोबारा से कोई प्रूफ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है कि जहाँ पर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो उनकी कॉपीज़ भी अटैच करनी होगी रिटर्न के साथ। जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पर बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो इस टाइप के जो ये अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो इनका प्रूफ, इनकी कॉपीज़ भी अटैच करनी होगी, अदरवाइज उस रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा। सेकंड, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स के जो पर्सनल अकाउंट है या फर्म का जो अकाउंट है उसकी भी कॉपी यहाँ पर सेंड करनी होगी। थर्ड केस है यहाँ पर AOP और BOI का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इस केस में अगर कोई पर्सन एसोसिएशन AOP का या फिर BOI का मेंबर्स हैं तो उन्हें भी अपने पर्सनल अकाउंट होंगे जो वो यहाँ पर कॉपीज इनकी सेंड करनी होगी। और अगर कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो हम पढ़ते हैं केस, उस केस में जो प्रोप्राइटर है उसके अकाउंट्स की जो कॉपी होगी वो भी यहाँ पर सेंड करनी होगी। तो यहाँ पर ये कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं उनकी, जिनकी कॉपीज़ को मेंटेन करना है, और जब रिटर्न फाइल किया जाता है SSC के द्वारा तो ये सब कॉपीज़ उनके साथ अटैच करके, रिटर्न के साथ अटैच करके असेसिंग ऑफिसर को प्रोवाइड करनी जरूरी है, अदरवाइज़ वो रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न कंसीडर कर देगा। तो मतलब कि वैलिड जो प्रूफ होते हैं रिटर्न फाइल करते हैं हम, तो उन वैलिड प्रूफ्स का होना ज़रूरी है।